दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के न्यूज़पेपर की फ्रंट पेज से। फ्रंट पेज में पहली न्यूज़ हम देखेंगे महाराष्ट्र से। इस न्यूज़ में ये जो पिक्चर दिखाई गई है वो महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख की है। इन्होंने अपना इस्तीफा या फिर रिजाइन क्यों किया, सीबीआई इसकी जांच क्यों करवाना चाहती है और इनका केस क्या है, इसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे। दूसरी न्यूज़ हम देखेंगे राफेल डील से संबंधित। कल की न्यूज़ में हमने पढ़ा था कि इंडिया एक और खेप मंगवाने वाला है फ्रांस से राफेल की। 2016 में जो डील हुई थी 36 राफेल मंगवाने की, उसकी फ्रांस में जब एक जांच हुई तो उसमें ये सामने आया कि इसमें धांधलियाँ हुई हैं, गड़बड़ी हुई हैं इस खरीद में। इसी से रिलेटेड ये न्यूज़ है, इसके बारे में हम देखेंगे। कांग्रेस क्यों चाहती है कि इसकी जांच हो और इंडिया ने इसका क्या जवाब दिया है, इसके बारे में देखेंगे। इसके बाद जो प्रमुख न्यूज़ है, इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर और रूस के फॉरेन मिनिस्टर लावरोव के बीच में आज बात होने वाली है। तो दोनों अपना अपना पक्ष क्या क्या रखने वाले हैं, इसके बारे में ये न्यूज़ है, इसको भी हम देख लेंगे। अब हम शुरुआत करते हैं पहली न्यूज़ से, जिसमें अनिल देशमुख ने अपना रिजाइन दे दिया है मिनिस्ट्री से और यहाँ के जो सीएम है उद्धव ठाकरे, उन्होंने उनके इस्तीफे को मंजूर भी कर दिया है। अब हम बात करते हैं सबसे शुरू से। इस केस का सबसे प्रमुख जो व्यक्ति है वो ये है परमबीर सिंह। इन्होंने ही आरोप लगाया है अनिल देशमुख के ऊपर और इसी के चलते उन्हें रिजाइन देना पड़ा है। ये 1988 बैच के एक अफसर, आईपीएस अफसर हैं जो बाद में पुलिस कमिश्नर बनते हैं। पहले ये भ्रष्टाचार रोधी ब्यूरो के महानिदेशक रहे, मतलब एसीबी के ये महानिदेशक थे और इनको अंडरवर्ल्ड स्पेशलिस्ट भी माना जाता है। अब हम बात करते हैं बिल्कुल स्टार्ट से। आपने एक न्यूज़ सुना होगा, अनिल अंबानी के घर के सामने एक स्कॉर्पियो खड़ी थी जिसमें विस्फोटक भरे हुए थे। ठीक है, अब कुछ दिन बाद क्या होता है, ये जो कार का मालिक था उसकी हत्या हो जाती है। इसी के चलते यहाँ का जो असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर है सचिन वाजे, इसकी गिरफ्तारी होती है। इसके बाद जो पुलिस कमिश्नर हैं परमबीर सिंह, इनका तबादला डीजी होमगार्ड में कर दिया जाता है। इनका तबादला क्यों किया जाता है, इनको ऑलरेडी इनके ऊपर कई सारे आरोप लग रहे थे, इसी के चक्कर में कमिश्नर का तबादला किया गया, ट्रांसफ़र किया गया। ठीक है, इनके बारे में ये कहा जाता है कि जो आदमी 16 साल तक सस्पेंड रहा है उसको आपने ड्यूटी दिलाया। कब से ज्वाइन करवाया सचिन वाजे को इन्होंने, 6 जून 2020 को, और फिर बाद में आपने उसको और दूसरी पोस्ट भी दे दिया। ठीक है, कुछ ही दिनों के बाद सचिन वाजे को क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट का प्रमुख आपने बना दिया। यहाँ से कुछ गड़बड़ियाँ सामने आई, इसी के चक्कर इनका ट्रांसफ़र करना पड़ गया। अब जब इनका ट्रांसफ़र हुआ तो इनको आ गया गुस्सा। इन्होंने सीएम को चिट्ठी लिख दी और आरोप लगाया कि अनिल देशमुख जो कि महाराष्ट्र के गृह मंत्री हैं, इन्होंने वाजे को कहा था कि आप हर महीना 100 करोड़ रुपए की वसूली करो। ठीक है, ये आरोप उन्होंने लगाए थे। इसके अलावा भी उन्होंने बहुत सारे आरोप लगाए थे। तो सबसे पहले जो परमबीर सिंह है ना, सुप्रीम कोर्ट गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप हाई कोर्ट क्यों नहीं गए, हमारे पास क्यों आ गए। तो ये वापस आए हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में इन्होंने अर्जी दाखिल करी और हाई कोर्ट ने फिर ऑर्डर दे दिया कि सीबीआई इसकी जांच करेगी। अब इसके बाद वाली खबर हम पढ़ने वाले हैं फ्रांस से। तो आइए आपको फ्रांस ले चलते हैं और इसके बारे में इसकी जियोग्राफी देख लेते हैं। ठीक है, उत्तर में है बेल्जियम, इसकी बाउंड्री शेयर कर रहा है उत्तर। और यदि हम पूर्व की बात करें तो ये जर्मनी पड़ता है जो इसके साथ में बाउंड्री शेयर करता है। ठीक है,
और यदि पूर्व में देखें तो स्विट्ज़रलैंड है, और पूर्व और दक्षिण की बात करें तो ये इटली पड़ता है। ठीक है, इसके बाद यदि हम इसके दक्षिण में देखें साउथ में तो स्पेन पड़ता है। कुल मिला के कितने देश हो गए, 2 4 और 2 6 देशों के साथ में अपनी बाउंड्री शेयर करता है। अब इसके बाद हम देखेंगे कौन कौन सा सी है इसके आइट साइड में। तो आप साउथ में देख रहे हैं ये मेडिटेरियन सी है। इसके बाद यदि हम बात करें पश्चिम की तो बे ऑफ बिस्के इसके पड़ता है, और उसी से लगा हुआ है एटलांटिक ओशियन इसके पश्चिम में। और यदि आप उत्तर की तरफ जाते हो तो इंग्लिश चैनल है, और स्ट्रेट ऑफ डोवर है जो कि यूके और इसको अलग करता है। ये है इसकी जियोग्राफिक लोकेशन। और यदि हम टोटल वर्ल्ड में देखें, यदि यहाँ पर ये यूरोप है तो यूरोप के ये किस तरफ में पड़ता है, ये पड़ता है पश्चिमी यूरोप में। ये हमें ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं न्यूज़ की, ये न्यूज़ में क्यों आया है। फ्रांस की एक एजेंसी है, जांच एजेंसी, जिसने ये पाया है कि 2016 की जो डील हुई थी इंडिया के साथ में राफेल की खरीदी और बिक्री की, उसमें 1 मिलियन यूरो मिडिल मैन को दिए गए। 1 मिलियन यूरो जो है कि इसमें भ्रष्टाचारी हुई है, ऐसी वहाँ की जांच एजेंसी का कहना है। और उस जांच एजेंसी का नाम है AFA, एजेंसी फ्रांसिसाइज एंटी करप्शन। इस एजेंसी का नाम हमें याद रखना है। ये एजेंसी कहाँ की है और क्या काम करती है। इस एजेंसी का ये कहना है कि जो राफेल बनाने वाली कंपनी है डसाल्ट एविएशन, इसने 1 मिलियन यूरो इंडियन जो मिडिल मैन था उसको दी है। अब मिडिल मैन का नाम भी जो है आगे पता चलेगा कि उस मिडिल मैन कंपनी का नाम क्या है। ये कंपनी है, ये हमारा इंडिया है और ये फ्रांस है। फ्रांस से जब हम राफेल ख़रीद रहे थे तो इस कॉन्ट्रैक्ट को दिलाने के लिए एक मिडिल मैन का काम कर रही थी एक कंपनी, जो कि एक सब कॉन्ट्रैक्टर है डसाल्ट की। इसने ही हमको ये राफेल दिलवाई है, और इसी दिलवाने के चक्कर में इसको जो है 1 मिलियन यूरो की घूस दी गई है। और क्यों दिया, आखिर क्या कारण पड़ गया कि इसको देना पड़ा, इसके बारे में हम आगे जानेंगे। जैसे ही ये रिपोर्ट सामने आती है, कांग्रेस ने डिमांड कर दी कि इसकी जो है स्वतंत्र रूप से जांच होनी चाहिए और इसका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, और आप जवाब दो कि ऐसा क्यों हुआ। तो इसके जवाब में रविशंकर प्रसाद बचाव करते हैं, जो कि यूनियन लॉ मिनिस्टर, ठीक है। उनका कहना है कि ये जो बात है ना, ये पूरी तरह से बेबुनियाद है कि 7.87 बिलियन यूरो की इसमें धांधली हुई है। और आगे उनका ये कहना है कि आपने आरोप तो लगाया था ना 2019 में, सुप्रीम कोर्ट ने आपको मना कर दिया था। कैग की रिपोर्ट भी आई थी कि जिसमें ये कहा गया था कि ऐसी कोई गड़बड़ी इसमें सामने नहीं आई है, तो फिर आप आरोप क्यों लगा रहे हो। कांग्रेस के जो जनरल सेक्रेटरी हैं रणदीप सुरजेवाला, उन्होंने इसका काउंटर किया और बोला कि ये बिल्कुल बात सिद्ध हो जाती है कि उस टाइम राहुल गांधी ने जो आरोप लगाया था राफेल डील को लेकर, उसकी पुष्टि होती है कि इसमें भ्रष्टाचारी हुई है। अब कुछ चुनाव हो रहे हैं, कुछ चुनाव आने वाले हैं, तो इस चुनावी दौर में ये मुद्दा ज़ोर शोर से उठने वाला। 2019 का जो चुनाव हुआ था उसमें भी ये मुद्दा बहुत गरमाया था। उस टाइम में भी राफेल डील का मुद्दा सामने आया था कि इसमें भ्रष्टाचारी हुई है। और अभी एक और जो डील होने वाली है, तो फ्रेंच पोर्टल का ये कहना है कि इसमें पेमेंट रिसीव हुआ है 1.1 मिलियन यूरो, ठीक है। अब इसमें ये कहा गया था कि हम कितने मॉडल बनाएंगे और कितने अभी तक हमारी खरीदी बिक्री हुई है।
तो इसमें ये बताया गया है कि टोटल जो ऑर्डर है ना वो 50 मॉडल बनाने का हुआ था, जिसमें 50% काम ही हो पाया है। ऐसा इस रिपोर्ट में सामने आया है जांच एजेंसी की। अब उस इंडियन कंपनी का नाम यहाँ पर बताया गया है कि इसने कितना ऑर्डर करी, कितना इसने रिसीव करी। तो इस कंपनी का नाम है डेफिसिस सॉल्यूशन। अब ये जो बीच वाली मिडिल मैन का जो काम कर रही है कंपनी, इसने एक रिपोर्ट दी, प्रोफार्मा इनवाइस, डेट बताया गया है 30 मार्च 2017। तो इससे ये बात सामने आई कि 50 मॉडल दिए जाने थे। इसकी टोटल यदि हम कीमत आंकें तो 1,17,850 यूरो हो रहा है। ठीक है, इसका केवल 50% ही हो पाया, टोटल 50 मॉडल बनाने थे। और यदि प्रत्येक राफेल की कीमत की बात करें तो एक राफेल की कीमत हो रही है 20,357 यूरो। अब जब हम राफेल बनाने वाली कंपनी से डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं, रिपोर्ट मांगते हैं, तो ना तो वो डॉक्यूमेंट्स देती है, ना तो वो फ़ोटो बताती कि ये है, ये देखो हमने इसको बनाया है। अब ये जो गड़बड़ी सामने आई थी अक्टूबर के बीच में 2018 में, ये बात क्लियर ही हो गई थी, तो कुछ ना कुछ धांधली ज़रूर हुई। अब इनको ये समझ में आया कि इन्होंने जो है फर्जी बिल बनाया होगा, पूरी फर्जी समझ में आई। थोड़ी सी जानकारी यहाँ पर डेफिसिस सॉल्यूशन के बारे में दी जाती है। ये कंपनी क्या है, क्या क्या काम करती है। तो ये डसाल्ट है और ये खरीदने वाले लोग हैं। इसके बीच में एक सब कॉन्ट्रैक्टर का काम करती है डेफिसिस सॉल्यूशन। ठीक है, और यदि हम बात करें कि ये किस किस चीज़ में स्पेशलाइजेस है, असेंबल्स फाइट सिमुलेटर, ये सिमुलेटर को असेंबल करती है, लड़ाई से संबंधित जो रहते हैं ना, और ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, ये सभी चीज़ों के बारे में भी ये काम करती है, एरोनॉटिकल इंडस्ट्री से रिलेटेड। अब थोड़ा सा आगे की बात हम आप, ये जो बीच वाली मिडिल मैन वाली कंपनी है, ये आखिर किसकी है, क्या ये कभी विवाद में रही है, इसका मालिक कौन है? तो ये कंपनी बिलोंग करती है गुप्ता फैमिली से, जिसकी कुछ समय पहले अगस्ता वेटलैंड का जब धोखाधड़ी का मामला सामने आया था ना, हेलीकॉप्टर डील वाला, तब ये चर्चा में आई थी। अब फिर इसी के चक्कर में सुसैन मोहन गुप्ता को अरेस्ट किया गया था ईडी के द्वारा, लेकिन बाद में फिर क्या होता है, मार्च 2019 में बेल में इनको रिहा कर दिया जाता है। और भी आरोप इन पर लगाए गए थे, जैसे कि आप डसाल्ट के साथ में मिलकर वर्क कर रहे हो, और भी कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं डिफेंस मिनिस्ट्री के जिन्होंने आपने रिसीव कर लिया है डिफेंस से रिलेटेड, ये आरोप इन पर लगे थे। और भी सफाई दे रहे हैं हमारे लॉ मिनिस्टर, वो कह रहे हैं कि ये रिपोर्ट ना कुछ नहीं है, कारपोरेट राइवलरी है, मतलब कंपनियों में जो आपसी प्रतिद्वंदिता होती है उसी के चक्कर में ऐसी चीज़ें खबरें आई हैं। ठीक है, आपने तो 2019 में भी आरोप लगाए थे ना, तो क्या परिणाम हुआ, बुरी तरह से हारे ना, बस यही कहना है इनका। अब अगली खबर हम पढ़ने वाले हैं रसिया से रिलेटेड। ठीक है, तो रसिया को यदि हम वर्ल्ड में देखें तो किधर पड़ता है ये पूरा एशिया है यदि, तो ये एशिया के उत्तर में पड़ता है रसिया हमारा। अब ये किन किन से बाउंड्री शेयर करता है, कौन कौन से सागरों से ये घिरा हुआ है, इसके बारे में हम जानकारी देखें। अब यदि इसकी बाउंड्री की बात करें, किसके किसके साथ में इसकी बाउंड्री है, तो ये बाउंड्री शेयर करता है साउथ में नॉर्थ कोरिया, चाइना, मंगोलिया, कजाकिस्तान, अजरबैजान, जॉर्जिया। ठीक है, साउथ वेस्ट और वेस्ट की यदि हम बात करें तो यूक्रेन, बेलारूस, लातविया, एस्टोनिया और फिनलैंड तथा नॉर्वे, इतनी सारे देशों के साथ में अपनी बाउंड्री को शेयर करता है। और इसमें ओशियन भी बताए गए हैं कि आर्कटिक ओशियन किधर है, पैसिफिक ओशियन किधर पड़ता है इसके, और इंडियन ओशियन किधर पड़ता है। ठीक है, आर्कटिक ओशियन इसके पड़ता है उत्तर में,
और यदि इसके साउथ वाले हिस्से और पूर्व वाले हिस्से को देखें तो इधर पड़ता है पैसिफिक ओशियन और इसके साउथ में ही पड़ता है इंडियन ओशन। अब हम देख लेते हैं न्यूज़ को जो कि आज पेपर में दी गई है। न्यूज़ में ये कहा गया है, पिक्चर में दिखाया गया है, ये हैं फॉरेन मिनिस्टर रसिया के और एस जयशंकर हैं अपने इंडिया के, दोनों को पिक्चर इसमें दिखाई गई। तो आज इन दोनों के बीच में बात होने वाली है, तो क्या क्या टॉपिक दोनों सामने रखने वाले हैं इसके बारे में न्यूज़ आई है। रसिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं लावरोव और इनका साथ दे रहे हैं जो कि अफ़गानिस्तान के दूत रहे हैं जामिर काबुलोव, ये हमें जानकारी दे रहे हैं थोड़ी सी ब्रीफ में इंफॉर्मेशन कि रूस की आखिर क्या प्लानिंग है अफ़गानिस्तान को लेकर, क्योंकि अफ़गानिस्तान में अभी वहाँ की गवर्नमेंट और तालिबान के बीच में पीस वार्ता होने वाली है। तो हम क्या सोचते हैं, और अभी जो बैठक हुई थी पिछली बैठक, उसमें हमने क्या सोचा, क्योंकि हम आपको बुलाए नहीं थे तो सोचा आप नाराज़ हो जाओगे, आपको थोड़ी सी हम जानकारी दे दें। अब यदि भारत अपना स्टैंड चाहे तो एलएसी वाला ये मुद्दा भी उठा सकता है कि किस प्रकार से इंडिया और चाइना के बीच में अभी एलएसी को लेकर विवाद चल रहा है। अब हम आगे देखते हैं, ये जो बातचीत चल रही है एक ऐसे समय में चल रही है कि हम एक तरफ तो अमेरिका को भी देखना है, दूसरी तरफ रसिया को भी देखना है। अमेरिका को कैसे देखना है, अमेरिका के एक मिनिस्टर हैं, एक राजदूत हैं जॉन कैरी, ये कह रहे हैं सेम टू सेम टाइम में कि इंडिया बहुत अच्छी जगह है क्लीन एनर्जी को लेकर। हम इंडिया के साथ में क्लीन एनर्जी के लिए रिसर्च डेवलपमेंट और डिप्लॉयमेंट का काम करेंगे, ऐसा जॉन कैरी का कहना है। तो हमें सबको देखते हुए चलना पड़ेगा। अब एक बात और है जो हमें ध्यान रखना है कि अभी चीन और रूस के बीच में बातचीत हुई थी जिसमें अमेरिका को टारगेट किया गया था, ठीक है। और भारत और चीन के बीच एलएसी पर विवाद चल रहा है, ये बात तो हम जानते ही हैं। अब मेन मुद्दा जो है यहाँ पर वही बताया गया है कि रसिया कैसे फ्रंट में खड़ा हो सकता है दोनों के बीच में तालमेल बिठाने के लिए, ताकि ये जो बातचीत है वो फ्रूटफुल नेगोशिएशन के रूप में हो सके। तालिबान के साथ में भी जो बातचीत होने वाली है। अब पिछली जो बैठक हुई थी 18 मार्च को अफ़गानिस्तान के साथ में रसिया की, तो उसमें इंडिया को रसिया ने नहीं इनवाइट किया था। इसी के चक्कर में उनका ऐसा है कि चलो इंडिया को बता दें। अब ये जो फॉरेन मिनिस्टर आए हैं हमारे देश में, ये इंडिया से जाएंगे पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान भी एक मेन रोल अदा करने वाला है अफ़गानिस्तान में सरकार और तालिबान के बीच में शांति वार्ता को लेकर। इस प्रकार से ये हमारा फ्रंट पेज की जो न्यूज़ है वो कंप्लीट होती है। अब इसके बाद हम सीधे चलते हैं पेज नंबर 6 में, जहाँ से एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ आई है, उसको हम देखेंगे। इसमें ये न्यूज़ आई है कि दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं ना, वो वाटर रीयूज़ प्रोजेक्ट को रिव्यू कर रहे हैं। इसी को लेकर एक न्यूज़ आई है। यदि आपको कहा जाए कि आपके एरिया में जो गंदा पानी आता है उसको आपको साफ़ करना है और पीने के योग्य बनाना है, या फिर सिंचाई के काम, नहाने धोने के काम में इस्तेमाल में लाना है, तो आप उसे कैसे करोगे। यदि कभी आपको निबंध लिखने के लिए आ जाता है तो आप इस चीज़ का ज़रूर उल्लेख करें कि इसके लिए सरकार क्या कर रही है, या सरकार नहीं कर रही तो हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। अब ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि दिल्ली की सरकार ने ये घोषणा की थी कि हरियाणा और यूपी से जो आने वाला पानी है, प्रदूषित पानी, उसको हम आधुनिक तकनीक से शोधित करेंगे और लगभग 40 मिलियन गैलन पानी को सिंचाई और पार्क आदि में फिर से उपयोग करेंगे। यहाँ तक कि पीने के लिए भी जो है इसका इस्तेमाल किया जाएगा। इसके लिए जो टेक्निक यूज़ में लाई जाने वाली है वो एसटीपी है, जिसको सीवेज ट्रीटमेंट प्रोसेस कहते हैं, जिसमें कि जो भी हानिकारक तत्व रहते हैं, कॉन्टेनमेंट्स जो रहते हैं ना वाटर में, उनको रिमूव किया जाता है।
ताकि, ठीक है, और ये पानी जैसे कि हाउस होल्ड का, सीवेज का हो या फिर कहीं से भी आ रहा हो उसका। इसमें क्या क्या किया जाता है, इसमें फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल प्रोसेस अपनाई जाती है ताकि जो हानिकारक या जहरीले तत्व हैं उनको हम हटा सकें और इन्वायरमेंट फ्रेंडली हम इसका इस्तेमाल कर सकें। अब इसमें बात बताई जाती है हरियाणा की, ठीक है। ओचंडी के थ्रू हरियाणा से पानी आ रहा है, ठीक है, जो कि इसकी कैपेसिटी बताई गई है 25 मिलियन गैलन। अब इसको ये डाइवर्ट करेंगे, ओचंडी के थ्रू जो आ रहा है रिठाला एसटीपी पर ये इसको ट्रांसफ़र करने वाले हैं और इसके बाद इसको क्लीन करके ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए शुद्ध करने वाले हैं। इसी टाइप से यूपी से जो पानी आने वाला है, ठीक है, यूपी से जो पानी आने वाला है इसकी टोटल कैपेसिटी बताई जा रही है 140 मिलियन गैलन, ठीक है। इसको भी एसटीपी के थ्रू क्लीन किया जाएगा और ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए इस्तेमाल में लाया जाएगा। इसके बाद वाली जो न्यूज़ है वो असम से है। उल्फा वन ने जो दूसरा एम्प्लॉय को जब्त किया था, जिसको कहना चाहिए अबडक्ट कर लिया था, अपहरण कर लिया था नागालैंड में, उसको फ्री कर दिया है। इसी से रिलेटेड ये एक न्यूज़ है। और जो उल्फा है उसके बाद उसका फुल फॉर्म देख लेते हैं, यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम इंडिपेंडेंट, ये इसका नाम है। अब इसके बाद में कर्नाटक की एक न्यूज़ है सीडी कांड से रिलेटेड, जिसमें एसटीपी को कहा गया है कि आप जो है स्टेटस रिपोर्ट को सबमिट करिए प्रोब से रिलेटेड। तो इसको देख लेंगे कि ये सीडी कांड क्या था, क्यों न्यूज़ में है। यहाँ के जो बीजेपी मंत्री हैं ना, रमेश जारकिहोली, इन्होंने एक कंपनी है कर्नाटक पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लिमिटेड में एक महिला को नौकरी दिलाने के चक्कर में उसका यौन शोषण किया था। इसी के लिए इस महिला ने इनके ऊपर केस दर्ज किया था। इसी को लेकर न्यूज़ है, उसमें एसआईटी को कहा गया है कि आप जो भी अभी तक जांच से रिपोर्ट किए हो वो सब सबमिट करिए। इसके बाद एक पिक्चर आप देख रहे हो, एक हेलीकॉप्टर है जो कि ये जो डैम बना हुआ है ना, ये टिहरी डैम है, यहाँ से वाटर को फैच कर रहा है, मतलब पानी को निकाल रहा है ताकि ये फॉरेस्ट एरिया में जो आग लगी हुई है ना उसको एक्सटिंग्विश कर सके, मतलब आग को बुझाई जा सके। ये पिक्चर जो आप देख रहे हो ना, ये टिहरी बांध है उत्तराखंड का, उसकी है। अब इसकी थोड़ी सी हम डिटेल जान लेते हैं। टिहरी बांध न्यूज़ में आया है तो इसका जो निर्माण 1972 में चालू हुआ था और 2006 से यहाँ पर उत्पादन संबंधित काम चालू हो गए थे, जैसे बिजली के लिए, सिंचाई के लिए या फिर जो भी पर्पस है। और ये जो बांध है टिहरी बांध उत्तराखंड के टिहरी ज़िले में बनता है। इसको मंजूरी 1972 में मिली थी और 77-78 में इसके निर्माण का काम चालू हो गया था। और इसमें एक बात बताई गई है कि एक सुरंग है जिसको बंद करना पड़ा, तब जाके झील बननी शुरू हुई और 29 अक्टूबर 2005 को ये काम हुआ था। 2006 से विद्युत का उत्पादन इसमें चालू हो गया था। लेकिन एक बात हमको ये ध्यान रखना है कि बांध बनाने से केवल फ़ायदा ही नहीं होता है, बांध बनाने से नुकसान भी होता है। जैसे बांध बनाने से भूकंप की संभावना जो है बढ़ जाती है। और यदि हमसे पूछा जाता है टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है, तो टिहरी बांध भागीरथी नदी पर बनाया गया है, जो कि गंगा की एक प्रमुख सहायक नदी है। यदि इसकी हम हाइट की बात करें तो 855 फीट ऊंचा है ये, और मीटर में कहें तो 261 मीटर। और यदि वर्ल्ड में देखें तो ये वर्ल्ड का 5वें नंबर का सबसे ऊंचा बांध है। इसमें समस्या यही बताई गई है कि ये जो एरिया है केंद्रीय हिमालयी भूकंपीय गैप में स्थित है, जो कि एक प्रमुख भूगर्भिक दोष का क्षेत्र है। कुछ भी हलचल इसमें होते ही रहती हैं, इसलिए इस क्षेत्र में भूकंप की संभावना ज़्यादा रहती है। लेकिन इसको बनाने वाले लोगों का ये दावा है कि हमने इसको
ऐसे पैटर्न में बनाया है कि कम से कम ये 7.2 की तीव्रता के भूकंप का भी सामना कर सकता है। इसी पेज से कुछ और इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, जैसे कि एक चिनाब ब्रिज से है। दूसरी है गवर्नमेंट एक ऑर्डिनेंस लेके आई है जिसमें बहुत सारे जो लॉ है ना उनको उसमें संशोधन किया, अमेंड किया है। और ये जो तीसरी न्यूज़ है आईएनएस विराट से रिलेटेड है। इन तीनों न्यूज़ को हम डिटेल में देख लेते हैं। आईएनएस विराट की हम हिस्ट्री की बात करें तो ये जो है 30 साल तक भारतीय नौसेना में रहा और 27 साल ब्रिटेन की रॉयल नेवी के साथ में इसने काम किया और इसको भारत ने ख़रीदा था 1987 में ब्रिटेन से। ठीक है, ये एक युद्ध हुआ था ब्रिटानी रॉयल नेवी के साथ। फॉकलैंड का जो युद्ध हुआ था इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उस टाइम में इसको कहा जाता था HMS हर्मीज। अब यदि हम इसके ऑपरेशन की बात करें तो ये 226 मीटर लंबा है और 49 मीटर इसकी चौड़ाई है। ये भारतीय नौसेना में शामिल होने के बाद जुलाई 1989 में ऑपरेशन का नाम दिया गया था जुपिटर। पहली बार श्रीलंका में शांति स्थापित करने के लिए इसको काम में लाया गया था। जब 2001 में भारत की संसद में हमला हुआ था तो इसके ऑपरेशन का नाम दिया गया था पराक्रम। इसमें भी विराट का यूज़ किया गया था। अब हम देख लेते हैं ये न्यूज़ में क्यों आया है। तो अभी इसको जो है ये प्राइवेट कंपनी मतलब प्राइवेट प्रॉपर्टी बन चुका है। ठीक है, इसको जो है हमने रिटायर्ड कर दिया है, डीकमीशन्ड कर दिया है। अब ये ऐसा एयरक्राफ्ट बन चुका है। अब ये एक शिप ब्रेकर कंपनी है, उसकी प्रॉपर्टी बन चुका है, जिसने इसको लगभग 40% ब्रेकिंग का काम कर दिया है। अब देखो, जो कंपनी इसको अपने हाथ में ली है ना वो क्या करना चाहती है इसका, तो ये इसको मैरीटाइम म्यूज़ियम कम एडवेंचर सेंटर बनाना चाहती है ताकि इससे कमाई भी हो सके और हमारा जो आईएनएस विराट है वो जिंदा भी रह सके, उसकी यादें हमेशा बनी रहें। ठीक है, अब दूसरी बात है, कोर्ट ने इसको कहा था सरकार को कि आप इसको कबाड़ में मत बेचो, इसको डिसमेंटल मत करो। ठीक है, क्यों? क्योंकि कंपनी ने एक अर्जी दाखिल कर दी थी ना जिसका नाम था श्री राम गुप्त। एक शिप ब्रेकिंग फर्म है जो कि कहाँ की है, गुजरात की। अब इस जहाज़ के बारे में जानकारी दी जाती है। इसकी उम्र 67 साल है और एक आइकॉनिक वारशिप जहाज़ है ये। ठीक है, अब एक कंपनी है ईवीटेक मेरीन कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड। ये इसने हाई कोर्ट में कहा कि इसको हम एक म्यूज़ियम में कन्वर्ट करना चाहते हैं। ठीक है, तो अब इस मामले में हाई कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा। ठीक है, तो सरकार ने कहा कि हम तो श्री राम ग्रुप को दे चुके हैं, तो आप उनको कहो कि वो इसको रीपरचेज कर ले और जो करना चाहती है वो कर सकती है। यही बात जो है ऐसे बोबड़े ने भी कहा था कि हम मान रहे हैं कि आपकी बात सही है, लेकिन भाई ये तो अब उनकी प्रॉपर्टी हो चुकी है, उन्होंने इसके लिए पैसा खर्च किया है, तो अब हम क्या कह सकते हैं, आप उनसे खरीदो। अब इसके बाद 7वें नंबर की जो यूज़ है हमारी चेनाब नदी पर बनने वाले पुल से है, जो कि विश्व का सबसे ऊंचा रेल ब्रिज है। ठीक है, यदि हम इसकी हाइट को देखें ना तो एफिल टावर से ये 35 मीटर ऊंचा है। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ी सी जानकारी दी जाती है इस ब्रिज के बारे में। चेनाब ब्रिज जो है वर्ल्ड का हाईएस्ट रेलवे ब्रिज है। कहाँ पर स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। अब हम यदि इस प्रोजेक्ट का नाम जानना चाहते हैं कि ये किस प्रोजेक्ट के अंतर्गत बनाया गया था, तो USBRL एक प्रोजेक्ट है जिसके अंतर्गत इसको बनाया गया है और इसका नाम है ऊधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट। और इसकी हाइट का है, यदि चेनाब रिवर से तो कितनी है, इसकी हाइट है 359 किलोमीटर। यहाँ पर भी हाइट ही बताई गई है।
रिवर का जो बेड रहता है उससे, और 35 मीटर टालर ये एफिल टावर्स है। अब यदि हम इसकी लंबाई की बात करें तो 1315 किलोमीटर है, ठीक है। और इसके दोनों तरफ जो है स्टेशन रहेगा। टोटल 1315 किलोमीटर का ये ब्रिज है। अब हमारे मन में ये भी आता होगा कि आखिर कब तक इसमें हम रेल चला सकते हैं, क्या ये कभी नहीं टूटेगा? तो लगभग इसकी उम्र बताई जा रही है कि 120 साल तक ये काम करते रहेगा। और कितनी रफ्तार से इसको डिज़ाइन किया गया है, तो इस स्पीड ये 100 किलोमीटर की दे सकता है, ठीक है। इस हिसाब से इसको किया गया है। और जो आर्क इसमें बनने वाला था ना 1315 मीटर का, वो जो है कंप्लीट हो चुका है। अब इसमें जो काम करने वाले अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वो कह रहे हैं कि इसका निर्माण बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड था, बहुत ही ज़्यादा रिस्की था और चैलेंजिंग वाला था। आगे रेलवे कह रही है कि कटरा से बनिहाल आप जब जाते हो ना, तो उसको आप एक ही छलांग में पार करने वाले हो, जो कि कहना चाहिए 111 किलोमीटर का जो रूट है, ठीक है। इसमें कुछ स्टील बॉक्स का भी इस्तेमाल किया गया है, जिसमें कि क्या भरा गया है, कंक्रीट भर दिए हैं ताकि वो स्टेबल रहे, हमेशा स्थिर रहे। और इसकी कॉस्ट बताई गई है 1486 करोड़ रुपया इसको लग गया है बनाने में। और यदि हवा 266 किलोमीटर प्रति घंटे से भी चलती है ना, तो ये इसको सहन कर सकता है, हवा में ऐसे उड़ के चला नहीं जाएगा। अब 8वें नंबर की जो न्यूज़ हम देखने वाले हैं, वो कुछ ऐसे कानून हैं जिनमें सरकार संशोधन करना चाहती है, ठीक है। क्या क्या है? कुल मिला के ये 9 लॉ हैं, जिसमें सेंटर जो है इनको रिप्लेस कर रही है, जो कि अपील से संबंधित थे, जो पावर हाई कोर्ट को दी गई थी, उनको एक ऑर्डिनेंस लाके संशोधित करना चाहती है, रिप्लेस करना चाहती है। और इसका जो नाम दिया गया है ऑर्डिनेंस का, वो है ट्राइब्यूनल रिफॉर्म्स रिलेशनशिप रैशनलाइजेशन एंड कंडीशन ऑफ सर्विस ऑर्डिनेंस 2021। ये है रैशनलाइजेशन एंड कंडीशन ऑफ सर्विस ऑर्डिनेंस 2021, ये नाम इसको दिया गया है। अब उनके नामों को हम देखें कि कौन कौन से वो लॉ हैं इसमें जो शामिल किए गए हैं। सिनेमेटोग्राफ एक्ट है, कॉपीराइट एक्ट है, कस्टम एक्ट। कस्टम मतलब जब वस्तुओं को इंपोर्ट किया जाता है ना, तो उससे संबंधित जो एक्ट है उसको कस्टम एक्ट कहा जाता है। इसके बाद वस्तुओं के पेटेंट को लेकर, कॉपीराइट को लेकर कुछ एक्ट हैं। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट, ट्रेड मार्क्स एक्ट, जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स मतलब रजिस्ट्रेशन और प्रोटेक्शन से रिलेटेड एक्ट है। प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज़ एक्ट। इसके बाद है फार्मर राइट्स एक्ट और कंट्रोल ऑफ नेशनल हाईवे एक्ट, जिसमें लैंड और टैरिफ शामिल है। अब इसमें ये बात भी कही गई है कि हम जो चेयरपर्सन की जो टेन्योर रहती कि वो कितने साल तक ड्यूटी करेगा, उसको भी हम चेंज करेंगे, लेकिन इसमें बताया नहीं गया है कि आप किस चेयरपर्सन की बात कर रहे हो, ठीक है। हाँ, ये दिखाया तो है ट्रिब्यूनल के जो चेयरपर्सन हैं उनके टाइम को भी चेंज किया जाएगा। अब इसमें जो टाइम निर्धारित किया गया है 4 साल का, और दूसरी बात बताई गई है 70 साल तक, ठीक है। जो भी कंप्लीट पहले हो जाएगा, जैसे 4 साल मेरी ड्यूटी पूरी होने वाली है तो मैं रिटायर हो जाऊंगा। यदि मेरी एज 70 साल होने वाली है तो भी मुझे जो पोस्ट अपनी छोड़ना पड़ेगा। फॉरेन वाले पेज से यदि हम न्यूज़ देखें तो वो रसिया से है। पुतिन ने एक लॉ को साइन किया है जिसमें वो 2036 तक अपने पद पर बने रहेंगे। ये तो वही बात हो गई ना, जैसे हम सोचते हैं कि काश हम अमर हो जाते तो कितना अच्छा होता, ऐसे ही कुछ वरदान इनको मिल गया है। और जो पिछले साल में जो वोट हुई थी ना, उसमें जो बात कही गई थी, ये उसको फॉर्मलाइज कर रहा है कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज करने के लिए, इसका समर्थन करता है ये लॉ कि आप 2036 तक बने। अब इसके बाद वाली जो न्यूज़ है वो वियतनाम से है।
वियतनाम के नए राष्ट्रपति बन गए हैं, ठीक है, पुहुक। इसी से रिलेटेड बातें हैं जो हम देख, और इनको ये जो रिवार्ड मिला है वो कोविड-19 के खिलाफ बहुत अच्छे तरीके से काम करने के लिए मिला है। यदि इनकी हम बात करें तो इनकी उम्र 66 साल है और ये पीएम रहे हैं वियतनाम के पिछले 5 साल से, ठीक है। जो इनके पीरियड में इकोनॉमी को इन्होंने बूम किया था और कोविड-19 के प्रति इन्होंने बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स दिया था। अब यहाँ पर कुछ बातें बताई गई हैं जिनको हम देख लेते हैं। इनको बहुत बढ़िया वोट प्राप्त हुए थे, ऐसा इसमें कहा गया है। और कहा गया है वियतनाम के बारे में कि यहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी का राज चलता है। और यदि ऑफिशियली हम देखें तो पार्टी जनरल सेक्रेटरी रहता है, इसमें प्रेसिडेंट रहता है और प्राइम मिनिस्टर रहता है, ठीक है। अब यदि हम यहाँ का पीएम कौन है ये बात करें तो फाम मिन चिन 62 साल के हैं, ये बने यहाँ के पीएम, जो कि पिछली बार क्या थे, पब्लिक सिक्योरिटी मिनिस्टर थे। अगली न्यूज़ जापान से है। जापान चाइना के ऊपर आरोप लगा रहे हैं हांगकांग को लेकर, उइगर की चिंता बता रहे हैं और ख़ास में चीन जो समुद्र में घुसपैठ करता है, अपने जो समुद्री जहाज़ हैं उनको किसी दूसरी से सीमा में भेज देता है ना, उसी को लेकर इन्होंने चिंता जताई है। जापान का कहना है कि हम अच्छी तरह से जानते हैं कि उइगर का आप किस प्रकार से एक्सप्लोटेशन करते हो, जो कि आपके यहाँ की माइनर कम्युनिटी है, आप किस प्रकार से उन पर अत्याचार करते हो। और ये भी कहा है कि आप कहते हो कि ईस्ट और साउथ चाइना सी में हमारा अधिकार है, ठीक है। इसी के कारण तो आपके यूएस रिलेशन ख़राब हो रहे हैं और हमारी सिक्योरिटी का भी कंसर्न हो जाता है इसमें। देखो, एक मुद्दा उठाया इन्होंने हांगकांग का, दूसरा मुद्दा उठाया इन्होंने उइगर का, जो कि वहाँ पर किस प्रकार उनको कैंप में कैद किया जाता है चाइना में। इसके बाद समुद्री का मुद्दा उठाया कि कैसे ये हमारी सीमा में घुस जाता है। और इसके बाद इन्होंने एक मुद्दा उठाया है जापान के द्वारा जो कंट्रोल किए जाते हैं आइसलेट ना, मतलब उपद्वीप हैं जो अनइनहेबिट है, मतलब जहाँ पर निर्जन है, जहाँ पर कोई लोग नहीं रहता है, और जापान जिनको कंट्रोल करता है ऐसे उपद्वीप जिनको वो कहता है सेनाकाकू, जापान कहता है, ठीक, ये इनको नाम जापान ने रखा है। और चाइना में है डायायू इनको कहा जाता है, इनके ऊपर चाइना क्लेम करता है। और यही तो है जो कि बायलैटरल जो रिलेशन है उसको ख़राब करने का काम करता है। इसके बाद वाली जो न्यूज़ है फॉरेन वाले पेज से, वो है अफ़गानिस्तान से। अफ़गानिस्तान के राष्ट्रपति हैं अशरफ गनी। इन्होंने एक प्रपोज़ल को ओपन कर दिया है, इसका उद्घाटन कर दिया है, जो कि पीस लाने का काम करेगा तालिबान और अफ़गानिस्तान सरकार के बीच में। आगे ये बात बताई जाती है कि, और ये बात ऐसे समय में सामने आई है जब इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस जो है होने वाली है दोनों के बीच में, तालिबान और वहाँ की गवर्नमेंट के बीच में। और ये इस समय भी बात ऐसी चल रही है जबकि अमेरिका थोड़ा पीछे हो गया है, क्योंकि रसिया ने कहा है ना कि हम जो है अफ़गानिस्तान में पीस प्रोसेस लाने के लिए हमारी क्या स्ट्रेटजी है वो इंडियन के साथ में डिस्कस कर रहे थे। तो ये बात ऐसे टाइम में आई है जब यूएस आगे आ गया है, और जब यूएस पीछे हो गया है जब रसिया आगे आ गया है। तो और इन्होंने 3 स्टेज का फार्मूला डिसाइड किया है, जो कि यूएन समर्थित एक कॉन्फ्रेंस है टर्की में आयोजित होने वाली है, जिसमें यूएस भी रहेगा, रसिया भी रहेगा, ठीक है। लेकिन इसकी डेट अभी निर्धारित नहीं हुई है कि ये कॉन्फ्रेंस कब होगी। तो कुल मिला के अफ़गानिस्तान की सरकार सबको साथ में मिलाकर लाना चाहती है, ताकि तालिबान पर प्रेशर डाला जा सके और जो आतंकवादी हमले होते हैं उनको रोका जा सके। अब जो 3 स्टेज वाली योजना के बारे में जो बोल रहे हैं उसमें क्या क्या शामिल है,
इसमें है कि हम एक पॉलिटिकल सेटलमेंट की तरफ रीच हो सकें, ठीक है, तालिबान के साथ में, और अनाउंस करना चाहते हैं ये एक इंटरनेशनली रूप से मॉनिटर्ड सीज फायर को, ठीक है। ये प्रपोज़ल इनके द्वारा दिया गया है। और जो अर्ली होने वाले प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है ना, इनको भी ये कहते हैं कि होल्ड करो अभी। इसके बाद यदि हम बिजनेस वाले पेज से देखें तो मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स जो है वो डिप कर गया है 7 मंथ लो। पिछले जो 7 मंथ का यदि आंकड़ा देखें तो सबसे लो आया है इस बार का पीएमआई इंडेक्स। अब हम पीएमआई इंडेक्स के बारे में थोड़ी सी जानकारी हासिल कर लेते हैं। कौन इसकी कैलकुलेशन करता है, ये क्या है। इसका पूरा नाम है परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स, ठीक है। इसको कलेक्ट करने का काम कौन करता था? IHS मार्केट इसको कलेक्ट करता है। और इसमें क्या क्या चीज़ शामिल है? इसमें मैन्युफैक्चरिंग और सेवा, मतलब दोनों चीज़ें इसमें शामिल हैं। विनिर्माण भी और सेवा क्षेत्र भी इस सर्वे में शामिल किया जाता है। इसके बाद यदि हम देखें तो विनिर्माण के लिए अलग कैलकुलेशन होता है, वस्तुएं बनाते हैं उसका अलग कैलकुलेशन होता है, और सर्विस सेक्टर की अलग से कैलकुलेशन होता है कि सर्विस सेक्टर में कितनी कमाई हुई है या कितना प्रोडक्शन हुआ है। और इसको जनरली मंथ के शुरू में ही जारी किया जाता है, जो कि बताता है कि पिछले महीने में क्या रहा आंकड़ा, ठीक है। अब इसमें जो नंबर यूज़ में लाए जाते हैं वो 0 से 100 तक की संख्याएं इसमें इस्तेमाल में लाई जाती हैं, ठीक है। 0 से 50 तक का आंकड़ा बताता है कि प्रोडक्शन लो हो रहा है, और यदि ये आंकड़ा 50 से ऊपर है इसका मतलब है कि प्रोडक्शन में वृद्धि हुई है, ये बात इसमें बताई जाती है। इसके बाद यदि हम बात करें कि ये वर्तमान महीना और पिछले महीने का पीएमआई की यदि हम कंपैरिजन करें, ठीक है, तो भी हमें ग्रोथ का पता चल जाता है। जैसे कि पिछले महीने 51 था, इस महीने में 40 है। तो इससे भी हम पता कर सकते हैं कि इस महीने में प्रोडक्शन ज़्यादा हुआ है या कम हुआ है। दोस्तों, पैसा वाला आदमी पैसा कैसे कमाई करता है इसका एग्जाम्पल आप बिल्कुल देख सकते हो। इसमें लिखाना है अडानी ने 2800 करोड़ का स्टैक खरीदा है कृष्णापट्टनम में, ठीक है। अब ये जो कंपनी है APSEZ 100% ऑनर हो गई है। APSEZ यदि हम बात करें तो अडानी पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड इसका नाम है। अभी इसने 25% रेसिडुअल स्टेक खरीदा है, और इस कंपनी का ये नाम बताया गया है अडानी कृष्णापट्टनम पोर्ट लिमिटेड, इससे उसने खरीदा है। और यदि हम इसकी पैसे की बात करें तो 2800 करोड़ ये राशि आंकी गई है। इसी में एक वर्ड आया है एबिटा। एबिटा के बारे में हम थोड़ी सी जानकारी ले लेंगे कि एबिटा क्या होता है। तो हम बात करते हैं EBITDA के फुल फॉर्म की कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो E फॉर अर्निंग, B फॉर बिफोर, I फॉर इंटरेस्ट, T मतलब टैक्स, डिप्रिसिएशन, एमोर्टाइजेशन। देखो, यदि आपको किसी भी कंपनी का स्टॉक खरीदना है ना, जैसे अडानी ने एक इस कंपनी का परचेज खरीदी है, ठीक है, तो उसने क्या देखकर ये खरीद ली? तो उसने EBITDA को ही देखा है और स्टॉक को खरीदा है। EBITDA से पता चलता है कि वास्तव में कंपनी ग्रोथ कर रही है या नहीं कर रही है। वास्तविक वैल्यू यदि हमें पता करना है तो EBITDA का हमको देखना पड़ता, ठीक है। EBITDA मतलब उसकी जो अर्निंग है ना, उसने ब्याज भी दे दिया है, टैक्स भी पेड कर दिया है, वस्तुओं का डेप्रिसिएशन जो हुआ है उसको भी इसमें शामिल कर दिया है, और यहाँ तक कि एमोर्टाइजेशन, ठीक है। एमोर्टाइजेशन मतलब उसने उधार भी यदि कोई चीज़ था तो उसको भी चुका दिया, तब जाके उसको जो
अर्निंग हुई है उसको EBITDA कहा जाता है। ठीक है, ये होता है EBITDA। दोस्तों, हमें लगता है कि हमारी पढ़ाई की ना कोई कीमत नहीं है, हमारी पढ़ाई सब व्यर्थ गई है। पढ़े लिखे लोग केवल नौकरी देख सकते हो गया और बस बेरोज़गार रहते हैं। लेकिन ऐसी बात नहीं है, आपकी पढ़ाई कहीं ना कहीं काम में आती है। यहाँ देखो, आप यदि आकाश होते तो आपकी कितनी ज़्यादा वैल्यू होती। यहाँ पे बताया गया है, बायजूस जो कंपनी है आकाश को $1 बिलियन में ख़रीदने वाली है एक स्ट्रेटजिक डील के अंतर्गत। और ये जो बायजू के CEO हैं, उनका ये कहना है कि भाई अभी मैं लर्निंग को ना हाइब्रिड करना चाहता हूँ। आकाश की कंपनी का नाम यहाँ पर बताया गया है आकाश एजुकेशनल सर्विस लिमिटेड। अब हाइब्रिड कहा है बायजूस ने, उसका क्या मतलब है? देखो, बायजूस पढ़ाता है ऑनलाइन और ये आकाश जो है ऑफलाइन पढ़ाते हैं। तो उनका कहना है हम दोनों चीज़ करेंगे, अब ऑफलाइन भी और ऑनलाइन भी। इसी चक्कर में उन्होंने ऐसा कहा था। इसमें इनका ये कहना है आकाश की जो पेडागोजी है, मतलब इनका जो तरीका है कॉन्सेप्ट किसी भी चीज़ को बताने का, किसमें? टेस्ट प्रिपरेशन में। और बायजूस की क्या खासियत है? इनके पास कॉन्टैक्ट है, टेक्निकल कैपेबिलिटी है। ठीक है, ये दोनों आप आपस में मिक्स हो जाएंगी, सारी चीज़ें आपको एक साथ में मिलने वाली। इसमें सेंसेक्स वर्ड का यूज़ आया है, तो सेंसेक्स को भी हम देख लेते हैं, थोड़ी सी जानकारी जस्ट। सेंसेक्स का जो फुल फॉर्म होता है ना, वो होता है सेंसिटिव एंड इंडेक्स। देखिए, हमारी भारत की जो कंपनियों का मार्केट है ना, मान के चलो इसमें मैं 30 कंपनियां ले लेता हूँ और इनकी एक लिस्ट तैयार कर देता हूँ। तो इनका परफॉर्मेंस कैसा है, इनके जो शेयर हैं वो बढ़ रहे हैं कि घट रहे हैं, मार्केट का परफॉर्मेंस को देखने के लिए ही जो है सेंसेक्स लाया गया था। यहाँ पर हिस्ट्री बताई जाती है कि पहले चलता था बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इसको इसने रिप्लेस कर दिया सेंसेक्स ने। 1875 में BSE की स्थापना की गई थी। हमारे पास 1 जनवरी 1986 तक ऐसा कोई भी जो है ऑफिशियल इंडेक्स नहीं था। तो सेंसेक्स एक प्रकार का इंडेक्स है जो बताता है कि कंपनियों में ग्रोथ हो रही है या नहीं हो रही है, कंपनियों के शेयर के दाम बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे हैं। सेंसेक्स यदि ऊपर जा रहा है मतलब शेयर के दाम बढ़ रहे हैं, यदि डाउन जा रहा है मतलब शेयर के दाम भी उसमें घटेंगे। और इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर 30 कंपनियों के स्टॉक रखे गए हैं और उन्हीं की ग्रोथ को ये बताता है वृद्धि हो रही है या फिर डाउन हो रहा है। दोस्तों, स्पोर्ट्स वाले पेज में आप IPL के बारे में देखोगे। 9 अप्रैल से IPL इंडिया में स्टार्ट होने वाला है। तो IPL से रिलेटेड हम कुछ फैक्ट देख सकते हैं, जैसे कि IPL की शुरुआत जो है 2007 में हुई थी। और इसको कौन करवाता है? तो इसको करवाता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट। ठीक है। और करंट यदि चैम्पियंस की हम बात करें तो मुंबई इंडियंस है, जो पिछला ट्रॉफी जो जीती थी। और इसका जो फाउंडेशन है बता रहा है कि इसको फाउंड किया गया था 2008 इंडिया में। IPL से रिलेटेड एक फैक्ट है कि तेंदुलकर और कोहली ऐसे इंडियन प्लेयर्स हैं जिनको जो है MVP अवार्ड मिला था, मतलब मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर अवार्ड मिला था। और सचिन तेंदुलकर को पहली बार मिला था 2010 का जो IPL हुआ था, उन्होंने 618 रन बनाए थे। और विराट कोहली को मिला था 2016 में, क्योंकि इन्होंने बनाए थे 973 रन। ठीक है। और इनकी टीम थी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर। एक फैक्ट मैं और आपको बताता हूँ कि क्रिस गेल जो हैं सेकंड ओल्डेस्ट प्लेयर हैं जिन्होंने 50+ या फिर इससे ज़्यादा रन करे हैं IPL की इनिंग में। ठीक है। इसके बाद एक बात यहाँ पर बताई गई है कि MS धोनी ऐसे पहले प्लेयर हैं जिन्होंने 200 या फिर 200 से ज़्यादा IPL मैच खेले हैं।
और आईपीएल की यदि हम हिस्ट्री देखें ना तो उसी की वेबसाइट में ये दिखाया गया है कि पहला जो आईपीएल था 2008 में हुआ था, ठीक है, और इसको जो होस्ट किया था इंडिया ने किया था। इसके बाद वाला जो था 2009 में साउथ अफ्रीका ने इसको होस्ट किया था। और 2020 का जो आईपीएल है यूनाइटेड अरब एमिरात ने किया था।